अभी का बजट आया था और अब जितना जो हमारा बजट आ रहा है, हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि बजट में डिफेंस एलोकेशन हमारा, कुछ लोग कमेंट करते हैं उसके ऊपर कि आप इंक्रीजिंगली बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंक्रीजिंग इंडियाज डिफेंस बजट ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अट्रैक्ट करेगा वर्ल्ड में? देखिए, what is geopolitics? First, we have to understand. It consists of two words, geography and politics, right? कोई भी देश अगर अपने आप को मजबूत करना चाहता है, उसमें जियोपॉलिटिकल बेनिफिट ही है। बिकॉज जो मजबूत देश होता है उसके साथ लोग हाथ मिलाते हैं, जो गरीब या वीक देश होता है उसको दबाते हैं। चाइना क्या कर रहा है? चाइना देशों को डेट ट्रैप में डाल रहा है। जो कमजोर देश है उनकी बाउंड्री आके उसको बैठ जाता है। आपने उसको देखा कि ताइवान को कितना तंग कर रहा है। आपने देखा म्यांमार में वो जो बाउंड्री डिस्प्यूट में वो हड़प रहा है। आपने वो देखा नेपाल में आके उसने 5 गांव पे कब्जा कर लिया नेपाल की, और उसको नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा देश को अगर हम अपना मजबूत कर रहे हैं तो हम अपने जियोपॉलिटिक्स को मजबूत कर रहे हैं। 1 2, आपने बजट की बात करी। देखिए, आपकी डिफेंस बजट जितना आपको मिलता है, इट इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल बजट। अब गवर्नमेंट को डिफेंस का ही तो नहीं सोचना है, गवर्नमेंट को एजुकेशन में भी पैसा लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा लगाना है, हेल्थ में भी पैसा लगाना है, रेलवेज में भी पैसा लगाना है, एग्रीकल्चर में भी पैसा लगाना है। सो इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट विच द गवर्नमेंट हैज टू डू। हमको एज अ डिफेंस एनालिस्ट और एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, हम बहुत सारी ये चीजें चाहते हैं कि हमारी फौज में हो, पर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उन चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एयरफोर्स में वी आर शॉर्ट ऑफ 11 स्क्वाड्रन्स। अब जो हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी 31 या 33 स्क्वाड्रन्स की, तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, हमारी नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, अब उस हिसाब से नहीं है। हमारे फौज में हमको लाइट टैंक्स चाहिए थे। अब जैसे हम लद्दाख में गए थे, हमने देखा कि हमारे T-90 टैंक्स इतने इफेक्टिव नहीं थे, बिकॉज इतने भारी टैंक्स हैं, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो इसलिए हमको लाइट टैंक्स चाहिए। अब हम इसको लाइट टैंक्स ले रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी हमको हमारी कैपेबिलिटीज में डेफिशिएंसीज नजर आई, हमने अपनी प्रोजेक्शन गवर्नमेंट को दी। अब गवर्नमेंट के पास तो उतना ही पैसा है जितना डिफेंस को देगा। सो इट विल बी अ प्रोग्रेसिव, इट विल बी वर्क इन प्रोग्रेस। और हम अपने आप को चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज चाइनाज इकोनॉमी, चाइनाज जीडीपी is 10 times more than ours. To reach their level, it will take us another 2 decades. So let us not compare with China. अब हम अपना कंपैरिजन पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, तो पाकिस्तान तो कुछ नहीं हमारे सामने। तो इस तरीके के कंपैरिजन तो होते रहेंगे। बट यस, आई एग्री विद यू के डिफेंस के लिए एक आइडियल बजट होना चाहिए 3% ऑफ द जीडीपी, जो हमको 1.6 या 1.7% ऑफ जीडीपी मिलता है। आने वाले वक्त में हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी इकोनॉमी और मजबूत होगी, और ये जो ख्वाहिश है हमारी, ये फिर पूरी हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब तो क्या आपने कंपैरिजन का किया, तो मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा, बट एक थोड़ा बैलेंस करने के लिए कि हम वर्सेस चाइना, तो लोग बहुत बार कंपेयर करते हैं कि चाइना बहुत पावरफुल है, उनका बहुत सारा इंफ्रा है, बहुत सारा डिफेंस है, हम भी बढ़ा रहे हैं। बट हमने ये भी देखा कि कोविड टाइम्स में या जब डोकलाम इशू हुआ था, तो ऐसी भी वीडियोस आई थी जब चाइनीज़ सोल्जर्स बस में बैठ के थोड़ा रोते हुए दिखाए गए थे, रो रहे थे कि
इंडिया के साथ लड़ने के लिए भेज रहे हैं, तो आपको लगता है वो सिर्फ प्रोजेक्ट करता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, एक्चुअल में कुछ दम रखते हैं वो ऐसा? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस चाइना के सोल्जर्स का रहा है, बिकॉज मैं उस बॉर्डर पे, बिकॉज मैं तो इन्फेंट्री में नहीं हूँ, तो मैं तो उसको बॉर्डर पे था नहीं वहाँ पे लड़ने के लिए, बट मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, इंफॉर्मेशन तो क्योंकि आप फौज में हैं तो आपको मिलती रहती है। चाइनीज आर्मी और PLA is mentally and physically not as tough as the Indian army. That's a fact. अगर आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे या अगर आप लड़ाई में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, मुझे कोई शक नहीं है द इंडियन सोल्जर इज फार मोर सुपीरियर देन चाइनीज सोल्जर. व्हाट एडवांटेज दे हैव इज ऑफ टेक्नोलॉजी. अब उन लोगों ने अपने इतने सिस्टम्स को मजबूत किया है, उनकी ISR कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी, उनकी साइबर कैपेबिलिटी, उनकी स्पेस कैपेबिलिटी और उनकी जो रॉकेट फोर्स जो उन्होंने बनाई है और एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बनाई है, दो एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो चाइना हमसे आज आगे है. तो आने वाली जो लड़ाई है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक द 1971 वॉर. इट विल बी अ वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी. साइबर से शुरू होगी, स्पेस से शुरू होगी, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर दिया जाएगा. तो आप क्या लड़ाई लड़ोगे जब आपके कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाएंगे? तो सो दिस वॉर विल बी फॉट इन द माइंड्स. हमारे दिमाग के अंदर ही लड़ाई लड़ी जाएगी. हम अपने एनिमी को एक फियर पैरालिसिस में कैसे लाग के आ सकते हैं. सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट. वी आर स्टिल नॉट देयर. लेट मी टेल यू. एंड इट इज नॉट कि अगर आज चाइना के साथ लड़ाई होगी तो भारत हार जाएगा. नहीं, इट इज अ माउंटेन वॉरफेयर. माउंटेन्स में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है. वहां पे जो एक डोमिनेटेड हाइट पे बैठा हुआ है हमारा जो जवान, हमने कैलाश हाइट्स को कैप्चर किया था, आपको याद होगा. PLA आर्मी कैसे हिल गई थी? बिकॉज इन माउंटेन वॉरफेयर द पीपल हु ऑक्यूपाई द हाइट्स. आज सियाचिन में अगर हमने सियाचिन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वी टोटली डोमिनेट द सॉल्टोरो रेंजेस. दूर तक पाकिस्तान को हम डोमिनेट करते हैं. पाकिस्तान ने कारगिल क्यों किया? बिकॉज पाकिस्तान वांटेड टू ऑक्यूपाई द डोमिनेटिंग हाइट्स सो दैट इट कुड इंटरफेयर इन द मूवमेंट ऑफ आवर लॉजिस्टिक्स ऑन द हाईवे. तो ये सारी जो लड़ाई जो है माउंटेन्स की अलग है, और वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर कैपेबिलिटी टू रिटेन दोज हाइट्स. हम क्या करते थे, सर्दियों में वापस आ जाते थे. अब यू नो -30 डिग्री टेम्परेचर में इट्स नॉट इजी टू स्टे देयर. तो अभी हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है. अब हम अपने ट्रूप्स को रिसाइकिल करते हैं, पर हम अपनी हाइट्स को छोड़ते नहीं. बिकॉज मोमेंट वी लीव दैट, वी नो दैट चाइना विल कम एंड ऑक्यूपाई. ओके. तो कुछ एग्जांपल्स हम न्यूज़ में सुनते हैं कि रशिया यूक्रेन उनके बीच में चलता रहता है. इजराइल करता था. अभी रिसेंटली मैंने एग्जांपल पढ़ा था जिसमें इजराइल से फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं सीरिया में और ईरान की कॉन्सुलेट पे अटैक्स करते थे, बम्बार्ड कर देते हैं, वापस आ जाते हैं. रीज़न नहीं था उसका कुछ सच. ऐसे ही चाइना कुछ साउथ चाइना सी में होल देता रहता है कुछ कंट्रीज़ को. कुछ कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हैं. क्या आपको लगता है ये सारे World War 3 के एक तरह से बादल बन रहे हैं? ये काफ़ी बातें हो रही है इस चीज़ की कि हम World War 3 की तरफ जा रहे हैं, और इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए लोगों को. इट्स अ फैक्ट. टुडे आज पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट रहा है. वन इज द यूनाइटेड स्टेट्स
the NATO countries, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपाइंस, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी साइड इज रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की, ये ग्रुप बन रहा है। तो द कैपेबिलिटीज ऑफ दीज सुपर पावर्स, ने आज कौन you know which are the superpowers today? Only three: China, Russia, and United States. जब सुपर पावर ही आपस में एक डिवाइड हो चुका है, they are now trying to manipulate the whole world into two blocks. US wants India to be part of its bloc. Russia wants India also to be part of its bloc. Quad किस लिए बना? AUKUS किस लिए बना? Why these forces are combining together, and who is the common enemy? So, are we working towards peace or are we working towards war? You must be very clear in your mind. When you talk about World War III, if you are working towards peace, then there is no World War III. But if you are working towards war, आप बोलते हो कि यूक्रेन के बाद ताइवान होगा, ताइवान के बाद लद्दाख होगा, लद्दाख के बाद ईरान होगा। जब आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि आने वाली लड़ाइयां कहां पे होने वाली हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ल्ड वॉर? व्हेन मैक्सिमम सुपर पावर्स और so called superpowers are at war with each other. World war doesn't mean that Africa is at war, Asia is at war. When the superpowers fight against each other, it's a world war, because the might of the entire world is only with these nations. So we must be very very clear. जब हम सुनते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के, इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड वॉर 3 का ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरह की लड़ाई नहीं होगी, ये सुपर पावर्स के बीच की लड़ाई होगी। और जब सुपर पावर्स के बीच की लड़ाई होगी तो कौन पिसेगा इसमें? इजराइल पिसेगा, यूक्रेन पिसेगा, बाकी छोटी मोटी कंट्रीज, फिलीपाइंस पिसेगा। सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड like to tell you is that the world leadership has to work towards peace. It has to understand that war is not a solution to problems. Working together, joining together, development, growth, economy are the things which can bring prosperity to countries. And if any leader of any country, if he is a responsible man, if he is an honorable man, he has to work towards the betterment of his country, और वो अपने देश की betterment लड़ाई से हासिल नहीं कर सकता है, पीस से ही हासिल कर सकता है।